हेलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्टोन एज के बारे में। तो अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक में मैंने क्रोनोलॉजी डिस्कस किया था। वो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ से आपको टाइमलाइन पता चलेगा कि किस टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टोन एज के बारे में बताया था कि किस तरह से पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक पेज डेवलप हुए। फिर उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन की होने वाली है। मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जल्दी से, और इसको क्या करेंगे, हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने स्टोन एज के बारे में बात करी थी, वो आप देख लो। उसके पहले मैंने क्रोनोलॉजी की बात करी थी, वो भी आप वीडियो देख लो। ठीक है। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि उसके बाद मिडिवियल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो अभी हिस्ट्री में ही काफ़ी पोर्शन बचा हुआ है। तो इस क्या ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी शुभम @ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। शुभम @ऑफिशियल टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे आप जाना, आपको उस वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे क्या ये सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक ये क्या थी, हमारी सिविलाइजेशन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कब कब थी? 2600 से लेकर के 1800 बीसी। आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप एक मोहनजोदाड़ो फिल्म फिल्म है। आप मोहनजोदाड़ो एक करके फिल्म है ऋतिक रोशन की, बहुत पुरानी नहीं है। तो उसमें उस फिल्म को आप देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें उस समय क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, किस तरह से सामान खरीदे बेचे जाते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं। तो आप ये मूवी, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन समझने में आपको मज़ा आएगा थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है। तो ये 2600 से लेकर 1800 बीसी तक टोटल क्या था, ये हमारा 800 सालों तक। 2600 से 1800 बीसी मतलब 800 ईयर्स, 800 सालों की हमारी सभ्यता थी, जो बाद में पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर आप देखोगे तो हमने नियोलिथिक फेज तक बता दिया था। तो नियोलिथिक क्या था? नवपाषाण काल था। और मैंने बताया था कि नवपाषाण काल आते आते लोगों ने छोटे छोटे घरों में बनाकर रहना शुरू कर दिया, और एग्रीकल्चर तो वो करने ही लगे। और जैसे ही वो एग्रीकल्चर करने लगे, अब उन्हें हंटर गैदरर बनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो एक ही जगह रहते थे, अनाज उगाते थे, वहीं पे खाते थे और अपने फैमिली के साथ मस्त जीवन जीते थे। तो ये नियोलिथिक फेज में स्टार्ट हो गया था। और इसी को और अच्छे तरीके से चीज़ें विकसित हुई किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो मैंने नियोलिथिक पेज में बताया कि एग्रीकल्चर स्टार्टेड, ये देखो मैंने ये डायग्राम, फ्लो डायग्राम भी बना दिया है। तो एग्रीकल्चर क्या हो गया था? नियोलिथिक फेज में स्टार्ट हो गया था। और जब एग्रीकल्चर होगा तो ऐसा नहीं है कि सबका सब अनाज इंसान खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। और जब पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आया वो कंज्यूम नहीं हुआ, तो सरप्लस ऑफ क्या होने लगा? एग्रीकल्चर होने लगा। मतलब जितना भी हम गेहूं, दाल, चावल, ज्वार, बाजरा जो भी हम उगाते थे, उसमें से अगर हमने सपोज 30 से 40% हमने खा लिया, तो फिर हमारे पास 60% तो तब भी बच गया। तो ये क्या हो गया? सरप्लस हो गया। अब ये जो सरप्लस हो गया, जो एक्स्ट्रा हमने अनाज हमारे पास है, हम क्या करेंगे? उसको ट्रेड कर देंगे, हम किसी और को दे देंगे कि भाई तुम्हारे पास क्या है, कला है, तो आप हमें कला सिखा दो, उसके बदले में हम आपको खाना खिला देंगे। जो कि पास गेहूं था, तो किसी के पास, जिसके पास दाल नहीं है, उन्होंने क्या किया? सपोज ऐसे देखो, एक के पास है, पहला पर्सन जिसके पास दाल है, दूसरा पर्सन है जिसके पास क्या है? व्हीट है, गेहूं है। तो इसने इसको दाल दे दिया, इसने इसको व्हीट दे दिया, और एक तरह से वो ट्रेड हो गया। ठीक है। जब ट्रेड स्टार्ट हुए तो ट्रेड सेंटर बनने स्टार्ट हुए भाई साहब। अब हर जगह जाके कहीं कहीं चीजें तो नहीं मिलेंगी। एक तरह से ट्रेड सेंटर का क्या मतलब है? बाजार। तो क्या होने लगे? बाजार विकसित होने लगे कि एक ही जगह, ये जगह है पर्टिकुलर, और यहाँ पे सब लोग अपना अपना सामान लेके आओ, जिसके पास जो एक्स्ट्रा सामान बच गया है,
सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर में किसी के पास दाल हो गया तो आप दाल लेके आ जाओ, किसी के पास गेहूं आप गेहूं लेके आ जाओ, कोई जानवर लेके आ जाए, और फिर हम आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा क्या बनने लगे, ट्रेड सेंटर बनने लगे अलग अलग जगहों पे। और जैसे ही ट्रेड सेंटर बना, लोगों के पास क्या होने लगे, समृद्ध होने लगे लोग, क्या होने लगे, ये क्या करने लगा, वो नई नई चीजें करने लगा, जहां से अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, अर्बन नेचर स्टार्ट हुआ। और जब अर्बन नेचर आ गया तो उसी उसके बाद वो क्या हो गई, एक तरह से वो सिविलाइजेशन हो गई, सभ्यता हो गई। तो इस तरह से चीजें स्टार्ट हुई। न्यूलिथिक फेज में हमारा एग्रीकल्चर हो गया था, सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो ट्रेड बने, ट्रेड होने लगा, जब ट्रेड होने लगा तो ट्रेड सेंटर्स बने, ट्रेड सेंटर का मतलब बाजार हो गए, तो बाजार बने, जब बाजार बने तो जहाँ पे बाजार बने वहाँ पे अर्बन नेचर आ गया, मतलब वहाँ पे शहर विकसित होने लगे। और जब शहर, कई सारे शहर हो गए तो उन सारे शहरों को मिला करके क्या बन गई, एक सिविलाइजेशन बन गई। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि द इंफॉर्मेशन अबाउट एन अंडरलाइंग सिविलाइजेशन इन द पंजाब एरिया वाज अवेलेबल फ्रॉम 1870 व्हेन अ रेलवे लाइन वाज लेट डाउन बिटवीन लाहौर टू कराची। ये सभ्यता तो बहुत पहले आई और खत्म भी हो गई, ये सभ्यता बहुत पहले आके चली भी गई, आई थी और खत्म भी हो गई, स्टार्टेड एंड एंडेड। ये सभ्यता आई और खत्म भी हो गई, पर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये तभी पता चला जब, ये चीज तभी पता चली जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे। आपको पता है कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, सामान, अपने कच्चा माल ले जाने के लिए, कच्चा माल ले जाने के लिए इंडिया से अपने देश, वो बहुत सारी रेलवे लाइंस का एक जाल नेटवर्क बिछा रहे थे। तो एक इसी तरह की रेलवे लाइन वो लाहौर से कराची के बीच, कराची एक बहुत फेमस बंदरगाह था उस समय, तो लाहौर से कराची के बीच वो क्या कर रहे थे, एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो पंजाब एरिया में 1870 में ये चीज वहां पे क्या हुई, पता चली कि यहाँ पे एक तरह की कोई, मतलब वहां पे ईंटें मिली, ईंट वगैरह मिली, तो वहां से पता चला कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है। तो वो जब दरअसल वो इंडस वैली की सिविलाइजेशन थी जो उन्होंने देखा। पर वहां तब कुछ नहीं हुआ, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने अपनी रेलवे लाइन बिछाई। हो सकता है कि उन्होंने वहां के ईंटें भी यूज कर ली हो और उन्हें पता भी न चला हो कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की ईंटें चुरा करके लगा रहे हैं। तो ये था। फिर आता है साल 1920, और 1920 में जब जे.एच. मार्शल, ये अंग्रेज था, ये बिकम द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ए ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब इसके जो हैं हेड बने जे.एच. मार्शल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे ध्यान ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे कुछ तो दिखाई दे रहा है, एक काम करो इसको खोदो। ही गेव द टास्क ऑफ एग्जीक्यूशन, इस साइट को निकालो, इस जगह को खोदो। और तब ये काम दिया गया 1921 में, दो इंसान को, दो भारतीयों को। पहले पहले का नाम था दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी सर ने क्या किया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया हड़प्पा की साइट को, खोज निकाला हड़प्पा की साइट को दयाराम साहनी ने। और 1922 में R.D. बनर्जी ने, जिनको बोलते हैं राखाल दास बनर्जी ने, इन्होंने भी एक साइट खोज निकाली, और वो थी मोहनजोदाड़ो की। ये छोटी मोटी बात नहीं थी, एक पूरी की पूरी सभ्यता इंसानों के सामने आ रही है, पूरी की पूरी सभ्यता इंसानों के सामने आ रही है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला, और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को। और इसीलिए मैं बोला कि मोहनजोदाड़ो जो है, इस पे बेस्ड एक मूवी है, उसको आप देखोगे, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीजें, विजुअल पिक्चर्स जो आपको मिलेंगी, वहां से मिलेंगी। इसके अलावा भी विजुअल पिक्चर्स बहुत सारी जो उस साइट से निकाली गई हैं, वो आपको ऑनलाइन भी मिलेगी। आपको सिर्फ एक बार सर्च करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्कल्पचर्स, या जो कुछ भी आप देखना चाहते हो वो सब आपके गूगल पे आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आप उसकी विजुअलाइजेशन जो है अपने पास रख लो, तो वो अच्छा होगा आपको समझने में। ठीक है, देन बाय दिस टाइम इट वाज formally established that Indus Valley Civilization the most advanced civilization of the world। और ये पता ही चल चुका था कि ये सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की। और ये पता कैसे चला वो मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला इन लोगों ने कि ये मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। ठीक है, नेक्स्ट है, एज कम्पेयर टू इजिप्टियन सिविलाइजेशन इट डिड नॉट हैव एनी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। इजिप्ट का आपको पता ही है, इजिप्ट मतलब मिस्र की सभ्यता। इजिप्ट क्या है, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता में कौन नहीं जानता पिरामिड को,
कौन नहीं जानता गीजा के पिरामिड को। पिरामिड्स की हिस्ट्री आज तक लोगों को एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि कैसे बनाए होंगे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स। मतलब बिना किसी इस तरह के टेक्नोलॉजी के इतने बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाना, पिरामिड्स बनाना, इट्स नॉट इजी टास्क। बहुत मुश्किल काम था, सालों साल लगे होंगे, पर फिर भी बना कैसे लिया ये किसी को भी नहीं पता। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ पे क्या थे, पिरामिड्स थे, बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स थी जिनको पिरामिड्स बोलते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी बहुत बड़ा कोई आपने बिल्डिंग नहीं देखी इंडस वैली में, फिर भी ये अपने आप में यूनिक था। क्यों? क्योंकि इन सेंस ऑफ इट्स अर्बन प्लानिंग, इसकी जो अर्बन प्लानिंग थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। एंड असेज अ बर्न्ड ब्रिक ऑफ सेम शेप एंड साइज, और ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने बर्न्ड ब्रिक बनाई। आप सोच सकते हो कि कहीं भी किसी भी सिविलाइजेशन में आपको ये इस तरह से बर्न्ड ब्रिक नहीं मिलती है। ब्रिक की जो ये जो टेक्निक थी, बर्न्ड ब्रिक की टेक्निक, ये आपको किसी और सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगी, सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलेगी। और सेम शेप और साइज, एक भी ईंट की साइज और शेप इधर उधर नहीं थी, सब सेम साइज की थी। 4:2:1 की, ये मैं आगे लिखा हूँ, 4:2:1 की एक सेम शेप और साइज की ब्रिक्स बनाई, और बर्न्ड ब्रिक्स बनाई, सबसे बड़ी बात। और इस तरह की बर्न्ड ब्रिक्स से जो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट किया, जो अर्बन प्लानिंग करी, वो अपने आप में कमाल की चीज थी, जिसको देख करके हर कोई हैरान था कि किस तरह से उन्होंने सेम शेप और साइज की ब्रिक्स लेकर के एक इतना अच्छा उन्होंने अर्बन उन्होंने एक शहर इतना अच्छा जो है तैयार किया। तो इसलिए ये ये छोटी मोटी बात नहीं थी। तो इवन आज भी उसी तरह के शहर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशन थी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस वैली के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये इंडस वैली को जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो बहुत सारी जगहों पे उसके बाद, जैसे पहले क्या हुआ, हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो को इन्होंने खोजा, लेकिन उसके बाद बहुत सारी साइट्स इन्होंने खोजी, और वो सब के सब इस मैप पे इस तरह से रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। आप देखो, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, अलग अलग साक्ष्य अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो ये आप भारत का मैप आई थिंक आपको बनाना आना चाहिए, अपने इंडिया का मैप सबको आना चाहिए बनाना। तो इस मैप पे मैं दिखाता हूँ कि ये सारी सारी चीज़ें कहाँ पे थी। देखो, ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है, और ये बगल में जो है ये वाला, ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ सिंधु नदी। तो इस तरह से सिंधु रिवर थी, इस तरह से ऐसे 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 चल के चल के चल के चल के यहाँ से ऐसे चली गई। दिस इज इंडस रिवर। ये क्या है? इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर है। अब देखो, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी साइट कहाँ कहाँ पे थी। यहाँ पे थी, ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ऊपर थी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मांडा। यहाँ पे क्या था? मांडा। यहाँ पे मांडा थी। ये साइट थी क्या? इंडस वैली की साइट मांडा थी। ठीक है, ये क्या था? मांडा था। यहाँ पे कहीं पे क्या था? हड़प्पा था। इस जगह पे क्या था? हड़प्पा। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हड़प्पन था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हड़प्पा। दिल बोले हड़प्पा, हड़प्पा। और उसके बाद, हड़प्पा के बाद क्या था? हड़प्पा के बाद आपका चौंदड़ो था, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे चौंदड़ो था, इस जगह पे चौंदड़ो था। चौंदड़ो, चाहूं, चाहूं, चनूदड़ो, DARO। तो इसमें क्या था? चौंदड़ो था। चौंदड़ो के बाद यहाँ पे क्या था? मोहनजोदाड़ो था। इस जगह पे यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मोहनजोदाड़ो था। यहाँ पे क्या था? मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो। उसके बाद बहुत सारी साइटें थी। अ, यहाँ पे कालीबंगन था, इस जगह पे, इस जगह पे कालीबंगन था। ये राखी गढ़ी का एरिया था हरियाणा में।
ये राखीगढ़ी का एरिया है, राखीगढ़ी है। इसके बाद यहाँ पे आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये है कहाँ पे, यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे थी। अ, एक यहाँ पे था, बंदरगाह था, बहुत फेमस बंदरगाह था उस समय का, लोथल बोलते थे इसको। और यहीं पे बगल पे रंगपुर भी था, यहीं पे, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर में किसके मिले हैं, राइस कल्टीवेशन के। तो ये क्या था, रंगपुर था। सुक्ता गिंडौर था यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे सुक्ता गिंडौर था, सुक्ता गिंडौर था। इस तरह से बहुत सारी साइटें हमें मिली हैं। मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स यहाँ पे मेंशन कर दी। एक और मेंशन कर दे रहा हूँ, इसके अलावा भी साइट्स थी, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब मेंशन कर दी, क्योंकि साइट्स तो बहुत सारी हैं अभी, आठ और भी होंगी। तो यहाँ पे दाइमाबाद था, दाइमाबाद। ये मैं आगे भी लिखा हूँ, दाइमाबाद के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसा था। तो ये क्या थी, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। आप इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी साइट्स थी। तो एक तो हड़प्पन, एक एक आपको हड़प्पा पता होना चाहिए, मोहनजोदाड़ो पता होना चाहिए, लोथल पता होना चाहिए, रंगपुर और राखीगढ़ी, कालीबंगन, इतने तो आपको पता होने चाहिए कि ये साइट्स कहाँ पर मिली हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं और चीज़ें इसमें देखते हैं, इसमें और चीज़ें क्या हैं। एक तो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो लास्ट साइट है ईस्ट में, सबसे ईस्ट में जो साइट है वो क्या है, आलमगीरपुर है, जो कहाँ पे है मैंने पहले बता दिया, आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। जो नॉर्थ में साइट है वो मांडा है, सबसे नॉर्थ में। साउथ में दाइमाबाद है, और वेस्ट में क्या है, सुक्ता कंडोर है। तो ये लास्ट साइट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड की, जो हैं वो यहाँ पे मैंने चारों नाम लिख दिए हैं। अब ये साइट्स तो हैं, पर ये साइट्स कौन सी साइट्स किस लिए फेमस है, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा भाई। हड़प्पन में ऐसा क्या मिल गया जिसकी वजह से इतना फेमस है, या फिर चौहदड़ों में क्या होता था, तो या फिर रंगपुर में क्या था। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह से किस तरह का साक्ष्य हमें मिला है, कौन सी जगह से किस तरह का साक्ष्य हमें मिला है, इसको देखते हैं। ठीक है। ये देखो हमारी साइट्स हैं, और ये साइट्स किस लिए जानी जाती हैं ये भी यहाँ पे मैंने लिखा है। टेक्सटाइल हमेशा से एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कौन सी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी। उसके बाद क्या था, उसके बाद बैंगल इंडस्ट्री थी, बैंगल बैंगल कालीबंगन में थी, नाम भी देखो बैंगन है, बैंगन है, कालीबंगन, बैंगल इंडस्ट्री थी कालीबंगन में। चौहदड़ों में क्या थी, बीड इंडस्ट्री थी। और लोथल में मैंने पहले ही बता दिया है, डॉकयार्ड था, बंदरगाह था बहुत फेमस लोथल। और इसके अलावा लोथल और रंगपुर में राइस कल्टीवेशन के भी साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्जेस्ट साइट है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, राखीगढ़ी। क्वेश्चन आएगा आपका कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, आपका आंसर होगा राखीगढ़ी। धौलावीरा था, 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग यहाँ पे आपको दिखता है धौलावीरा में। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इंडस वैली के बारे में और उसकी साइट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि जिस वजह से ये इतना फेमस था, उसकी टाउन प्लानिंग, उसकी अर्बन प्लानिंग, वो चीज़ें कैसी थी। तो ये है उसके टाउन प्लानिंग के बारे में। टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग बोलते हैं इसको। तो ये कैसी थी देखना, उस समय का जो शहर हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था। उस समय का शहर इस तरह से हुआ करता था, इस तरह से एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था, एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था जो लोअर टाउन से इतर होता था, लोअर टाउन से अलग थोड़ी सी ऊंचाई पर एक
जगह होती थी, इसको सिटाडेल बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? सिटाडेल बोलते थे। ये जो लोअर टाउन है ना, इसे थोड़ी सी हाइट पे होता था, लोअर टाउन से थोड़ी सी हाइट पे, इसलिए अब अप्रेज प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ कि जो लोअर टाउन है उससे थोड़ी सी हाइट पे एक जगह होगी जिसको सिटाडेल उस समय बोला जाता था, या सिटाडेल नाम था। वो था एक तरह से जो चलाता था पूरे के पूरे शहर को, और इधर था लोअर टाउन जहाँ पे लोग रहते थे। तो लोअर टाउन में लोग रहते थे, इस तरह से लोअर टाउन था अलग अलग। ठीक है, तो ये सिटाडेल था, एक थोड़ा सा ऊंचा एरिया जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और ये लोअर टाउन था जहाँ पे लोग रहते थे। तो इस लोअर टाउन में बहुत सारी खासियत है, जैसे रोड्स की बात है कि रोड्स इस तरह से 90 डिग्री पे क्या हुआ करते थे, 90 डिग्री पे हुआ करते थे। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं जो अभी मैं अर्बन प्लानिंग में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। उनमें जो नाले थे वो काफ़ी एडवांस्ड हुआ करते थे, वहाँ के नाले भी एडवांस्ड हुआ करते थे। और जो घरों के दरवाजे थे वो रोड की साइड नहीं खुलते थे, बल्कि रोड के अपोजिट साइड में खुलते थे। जैसे ये रोड है, ये रोड का साइड है, रोड के अपोजिट साइड में वो दरवाजे लगाया करते थे कि किस लिए? प्राइवेसी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी जो काफ़ी एडवांस्ड हैं। आप सोचो किस तरह से उन्होंने 3 स्टोरी बिल्डिंगें बनाई होंगी, इतने एडवांस्ड नालियाँ और रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, सेम शेप और साइज की ईंटें लेकर के उन्होंने घर बनाए हैं, और वो भी बर्न्ड ब्रिक से बनाए हैं घर, जो आज भी बर्न्ड ब्रिक से ही घर बना रहे हैं लोग। तब उन्होंने बनाया था, आज भी 3 स्टोरी 2 स्टोरी से ज़्यादा बनते नहीं है घरों में मकान, मतलब जो गांवों में मकान बनते हैं, तब उन्होंने कर लिया था। आज की रोड्स आप देखो और तब की रोड्स देखो, आपको लगेगा कि पहले की रोड्स हड़प्पन सिविलाइजेशन की ज़्यादा अच्छी रही होंगी। और इससे भी बड़ी बात, वहाँ पे इस तरह से कोई न राजा हुआ करता था, कुछ भी नहीं हुआ करता था, फिर भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था क्योंकि सब लोग मिल करके चलाते थे। तो एक तरह से वहाँ पे भी देख लो तो डेमोक्रेसी जैसा ही है। डेमोक्रेसी नहीं था, पर था कुछ ऐसा ही कि वहाँ पे ऐसा कोई मोनार्क नहीं है, कोई राजा नहीं है जो चला रहा है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन है। तो जनरली क्या थी, इंडस टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। मैंने बताया कि जो इंडस टाउन था वो 2 भाग में डिवाइड था। एक अपर टाउन था, अपर टाउन तो मैंने दिखा दिया ना, ये सिटाडेल जिसको बोलते हैं, ये अपर टाउन था। और एक लोअर टाउन था, इस तरह से बटा हुआ अलग अलग। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अपर टाउन जो था वो नोन एज सिटाडेल, उस जो अपर टाउन था उसको सिटाडेल बोलते थे। और ये थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया जाता था लोअर टाउन से, लोअर टाउन से थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे? सिटाडेल बोलते थे। ठीक है, सिटाडेल में या अपर टाउन में, इन दिस पार्ट ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड। जो अपर टाउन था, जो सिटाडेल था, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। जनरली इन दिस एरिया एक ग्रैनरी होता था एंड कॉमन बाथ होता था। अभी कॉमन बाथ में दिखाऊंगा कि कॉमन बाथ कैसे है। आप इसको सर्च करके गूगल पे देख सकते हो कॉमन बाथ कैसे दिखता था, ग्रैनरी कैसे दिखती थी, ये सब था। और ये सब का सब कहाँ पे था? अपर टाउन में था, सिटाडेल में था। एक ग्रैनरी रहा करती थी जहाँ पे अनाज स्टोर होता था। कॉमन बाथ था, जब कोई रिचुअल होता था सब लोग एक साथ वहाँ पे क्या करते थे? स्नान करते थे। और इसके अलावा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो ग्रैनरी के बारे में। देखो ग्रैनरी क्या था? वाज मींट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। वो जो ग्रैनरी थी सिटाडेल में, वो उसके उसका क्या काम था? उसका काम था अनाज को इकट्ठा करना, स्टोर करना वहाँ पे, जब भी जरूरत पड़े किसी, मतलब कुछ भी सूखा, बाढ़, अकाल कुछ भी पड़ा तो फिर वहाँ से क्या, या जब भी जरूरत पड़ेगी अनाज की वहाँ से हम ले सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे ग्रेनरी बनाई गई थी। इट वाज क्रिएटेड इन अ साइंटिफिक मैनर, ऐसे वैसे नहीं थी, बहुत ही साइंटिफिक थी। सो दैट ग्रेन्स मस्ट नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन व्हेन दे आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। वहाँ पे लंबे समय तक आप अनाज को रख सकते हो और वो खराब नहीं होंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया था। अगर आप इसको डिटेल्ड में जाके देखोगे कि ग्रेनरी किस तरह से वहाँ थी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगेगा कि यार क्या ही चीज़ बना बना रहे थे वो लोग उस समय। ठीक है, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर। तो ग्रेनरी क्या थी? वो साइंटिफिक मैनर से क्रिएटेड थी, क्योंकि अगर इस तरह से क्रिएट नहीं होगी तो आप बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक वहाँ पे अनाज नहीं रख पाओगे। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से एडवांस्ड ग्रेनरी सिस्टम बनाया था। देन है कॉमन बाथ वाजा
स्टेप्ड वाटर टैंक मेंट फॉर रिचुअल बाथिंग, जब भी कोई त्योहार या फिर इस तरह से कोई वो लोग कल्चर फॉलो करते थे या बनाते थे या फिर कोई सेलिब्रेशन होता था, मतलब तो वो रिचुअल बाथिंग करते थे। ठीक है, तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉमन बाथ इज द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। अगर आपको इसका एग्जांपल देखा तो मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा बाथ मिला है जिसको द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई देगी। और वो जो बात हुआ करता था उसमें क्या हुआ करता था, उसमें इस तरह से इस तरह से यहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे वाटर रहता था और इधर से क्या रहती थी, स्टेप्स रहती थी, इधर से क्या रहती थी, स्टेप्स रहती थी, इधर रूम्स रहते थे, चेंजिंग रूम्स रहते थे जहाँ पे लोग कपड़े वपड़े रखते रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया है एक बार कि सीढ़ियाँ किस तरफ रहती थी, तो सीढ़ियाँ रहती थी नॉर्थ और साउथ की तरफ, रूम्स रहते थे ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ रूम्स रहते थे, नॉर्थ और साउथ की तरफ सीढ़ियाँ रहती थी। इस सीढ़ियों से लोग उतर करके यहाँ पे स्नान करने जाते थे, रिचुअल बाथिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्नान करते थे वो लोग। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा भी है कि स्टेयर्स वर क्रिएटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड दे वर मेड फ्रॉम ब्रिक, और ये भी ब्रिक की बनी हुई थी। ये सीढ़ियाँ भी किसकी बनी हुई थी, ब्रिक की बनी हुई थी और नॉर्थ और साउथ में बनी हुई थी। एज कम्पेयर टू अपर टाउन, लोअर टाउन वॉज क्वाइट बिग इन साइज, मतलब अपर टाउन तो छोटा था, सिटाडेल बहुत छोटा हुआ करता था, बट जो जो लोअर टाउन था वो क्या था, वो बड़ा हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रहते थे। वहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी अपर टाउन में, सिटाडेल में, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहते थे। एंड मीन फॉर हैबिटेशन ऑफ कॉमनर्स, जो कॉमनर्स थे उनके हैबिटेशन के लिए क्या था, लोअर टाउन था, और वो बहुत बड़ा होता था अपर टाउन की अपेक्षा में। लोअर टाउन वाज बेस्ड ऑन सेक्टोरल प्लानिंग विच मीन्स इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। मैंने दिखाया ना कि अलग अलग सेक्टर में बना है, जैसे आप अभी भी जाते हो तो बोलते हो नोएडा का ये सेक्टर है, सेक्टर 62 है, सेक्टर सेक्टर 63 है। तो इस तरह से ये सेक्टर्स में बटा हुआ था। सपोज ये हो गया आपका सेक्टर 1 और यहाँ पे अलग अलग घर हैं, ये सेक्टर 1 हो गया, सेक्टर 2 हो गया, सेक्टर 3 हो गया, सेक्टर 4 हो गया। तो इस तरह से सेक्टर्स में बटा हुआ था। कितना एडवांस्ड टाउन प्लानिंग था, सोचो सेक्टर्स में बटा हुआ था। इवन आज भी हम इतने सारे हमारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे सेक्टर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोअर टाउन वाज बेस्ड ऑन सेक्टोरल प्लानिंग विच मीन्स इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स। सेक्टर्स में क्या थे, डिवाइडेड थे। देयर वाज अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स इन लोअर टाउन्स एंड रोड्स यूज्ड टू कट ईच अदर ट्रायंगल्स। तो एक तरह से सड़कों की जाल थी और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। उस समय की सड़कें बनी थी। मैंने दिखा तो दिया ही था लास्ट पिक्चर में किस तरह से सड़कें 90 डिग्री पे काट रही हैं और गुड नेटवर्क ऑफ क्या है, रोड से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इसकी। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड ड्रेन्स वर क्रिएटेड इन अ साइंटिफिक पैटर्न। जो रोड थी उसके बगल बगल जो नाले होते हैं ना, रोड के बगल में नाले जैसे होते हैं, तो तब भी हुआ करते थे। रोड के बगल में क्या हुआ करते थे, ड्रेन्स हुआ करते थे, नाले हुआ करते थे। उनको एक साइंटिफिक पैटर्न पे बनाया जाता था। किस तरह से बनाया जाता था, देखो इस तरह से बनाते थे। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स और ब्रिक स्लैब्स। आज भी हमारे नाले भले ही कवर होते हो ना हो तो स्टोन स्लैब से, पर उस समय के जो नाले थे ना वो कवर्ड थे। सोच रहे हो, नॉलेज थे, सड़क के बगल में नाले होते हैं ना, सड़क के बगल में आज भी नाले बनते हैं, तो सड़क के बगल में जो नाले बनाते थे वो कवर्ड होते थे स्टोन स्लैब या ब्रिक स्लैब से। ठीक है, और जो ड्रेन थी, जो नाले थे, इनसाइड द ड्रेन्स मेन होल्स क्रिएट कर रखे थे उन्होंने, विच वाज प्लास्टर्ड विद जिप्सम। और जिप्सम आपको पता है, जिप्सम अच्छा होता है सोखने के लिए। तो उन्होंने क्या कर रखा था, मेन होल्स बना रखे थे और उन्होंने उनको क्या प्लास्टर्ड कर रखा था, किससे, जिप्सम से। कितनी एडवांस्ड उन्होंने नालियां भी कितनी एडवांस्ड बनाई थी, आप सोचो नाले भी कितने एडवांस्ड बनाए थे। इट हेल्प्ड इन फिल्टरिंग द वेस्ट एंड रिचार्जिंग द ग्राउंड विद वाटर। मैंने बताया ना जिप्सम क्या होता है, अच्छा शोषक होता है पानी को। तो वो क्या करता था, वो हेल्प करता था, फिल्टर कर देता था वेस्ट को और ग्राउंड वाटर में क्या करता था, बढ़ोतरी करता था। मतलब जो साफ वाटर है उसको ग्राउंड वाटर में ले जाके तब्दील कराता था और वेस्ट में क्या करता था, अलग कर देता था। ठीक है, जिप्सम का काम ये होता है। Inside the sectors, there were instances of single story, double story and triple story houses. मैंने बताया सिंगल, डबल, ट्रिपल स्टोरी हाउसेस बनते थे उस समय। All the houses were made of burnt brick. मैंने बताया burnt brick के बनी होती थी हाउसेस, सेम साइज
और सेज के होते थे, और रेशियो क्या होता था 4:2:1। ये क्या है, आपकी हाइट है 4 की, विड्थ है 2 की, और लेंथ है 1 की। या आप बोल सकते हो लेंथ है 4 की और विड्थ है 2 की और हाइट है किसकी 1 की। तो इस तरह से क्या करते थे, 4:2:1 में वो क्या करते थे, बनते थे। ईंटें 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 ईंटों की जो साइज थी, 4 की लंबाई ईंटों की, 2 की चौड़ाई और 1 की ऊंचाई, इस तरह के पैरामीटर से बनते थे। और अगर इस तरह से कोई 4:1 इतनी सारी चीजें कर रहा है तो मेजरमेंट भी तो रहा होगा यार, बिना मेजरमेंट के सारी चीजें कैसे करोगे। इनसाइड द हाउसेज बेडरूम्स कोर्टयार्ड्स सेपरेट किचन एंड सेपरेट वॉशरूम वाज क्रिएटेड। आप समझ रहे हो इतनी सारी चीजें, भाई साहब आज भी नहीं होती है इतनी सारी चीजें, पर उन्होंने इनसाइड द हाउसेज बेडरूम्स हुआ करते थे, जो आपको पता है ये कोर्ट यार्ड्स होते थे, सेपरेट किचन बना रखा था, सेपरेट वॉशरूम बना रखा था उन्होंने उस समय। इतनी एडवांस्ड रूम, इतने एडवांस्ड हाउसेज वो कंस्ट्रक्ट करते थे, समझ रहे हो। घरों में बेडरूम कोर्ट यार्ड किचन वॉशरूम सब क्या होते थे, सेपरेट होते थे। सब क्या होते थे, सेपरेट होते थे, अलग अलग बना रखे थे उन्होंने। ऑल द हाउसेज वर कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। जितने भी हाउसेस थे वो सबके सब नालों से कनेक्टेड थे अपने वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ठीक है। इंडस वैली पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी। उन्हें अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद थी, उन्हें पता था उस समय भी प्राइवेसी का क्या मतलब है। इवन आज भी फेसबुक और व्हाट्सएप को नहीं पता, वो लोग रिवील कर देते हैं कभी भी उठा करके किसी का भी डेटा। पर उस समय भी लोगों को पता था इंडस वैली पीपल में कि वर कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी, प्राइवेसी के बारे में उन्हें तब पता था उस समय में। दैट्स व्हाई दे डिड नॉट क्रिएट मेन गेट्स ऑफ देयर हाउसेस फेसिंग द मेन रोड्स। इसीलिए वो कभी भी अपने घर के जो दरवाजे होते थे वो रोड के सामने नहीं खोलते थे। इवन आज भी हम अपने दरवाजे रोड के सामने खोलते हैं, पर तब लोग अपने दरवाजे जो है रोड के सामने नहीं बनाते थे, बल्कि अपोजिट साइड में बनाते थे, अपोजिट साइड में बनाते थे। अगर ये इनका घर है और ये रोड है तो दरवाजे इस साइड नहीं बनेंगे, दरवाजे इस साइड बनेंगे, ठीक है, प्राइवेसी की वजह से। It seems that there was a very good system of measurement in IBC and it indicates their use of decimal system। मैंने पहले ही बताया तब डेसिमल सिस्टम भी वो यूज किया करते थे, और ये भी पक्का है कि उनके पास मेजरमेंट का कुछ ना कुछ साधन रहा होगा, क्योंकि इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट ईंटों के साथ या नालियों के साथ या फिर सड़क के साथ कैसे कोई कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है मेजरमेंट का कोई गुड सिस्टम रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये मैंने बात कर ली अर्बन प्लानिंग की, शहरों की जो व्यवस्था थी उस समय उसके बारे में मैंने बता दी, अर्बन प्लानिंग के बारे में बता दी। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। पॉलिटिक्स उस समय कैसे हुआ करती थी। आज की पॉलिटिक्स तो आप देख रहे हो, उस समय की पॉलिटिक्स क्या थी। आज की पॉलिटिक्स आपको पता है, उस समय की पॉलिटिक्स क्या थी। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ करते थे आईवीसी में, ये देखो। लुकिंग एट द टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, जब हम टाउन प्लानिंग को देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो हम ये बता सकते हैं इट कैन बी रिफर्ड दैट द इंडस वैली हैड अ सेंट्रल अथॉरिटी, कि वहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसे सेंट्रल अथॉरिटी कोई एक रही होगी। अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस, मैक्सिमम जो हिस्टोरियंस अपनी अलग अलग क्या करते हैं, अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो जो मेजॉरिटी लोगों ने दिया है उसमें है कि इट इज बिलीव्ड दैट इंडस टाउन्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय रिच ट्रेडर्स। उन्होंने बोला है कि जो धनवान वहाँ पे व्यापारी होते थे, और जो धनवान व्यापारी होते थे वो वहाँ पे क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। इंस्टेड ऑफ मोनार्की, वहाँ पे कोई राजा रजवाड़ों का जो था वो कोई वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिले हैं, या हिस्टोरियंस मानते हैं कोई राजा रजवाड़ों का वहाँ पे शासन नहीं था, बल्कि जो उसी पूरी कम्युनिटी में से जो धनी जो धनी व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे उस टाउन का, ठीक है, मतलब उस टाउन का। वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी इंस्टेंस, वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी इंस्टेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी इन द इंडस वैली। कोई स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं, क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत हुआ नहीं करते थे अलग अलग कंट्री से, क्योंकि कंट्री ही नहीं पता थी, आने जाने का इतना कुछ था नहीं, लोग जानते ही नहीं होंगे कि कौन सी कंट्री है भी कि नहीं भी है। एक दो सभ्यताएं आपस में भले दो चार सभ्यताएं व्यापार करती रही हों, पर इस तरह से जमीनों के लिए फाइट या फिर किसी और चीज़ के लिए फाइट वो नहीं करते थे, इसलिए स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी इंडस वैली में, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, ठीक है।
ये हो गई पॉलिटिकल की बात। अब हम बात करते हैं पैसे की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या रहा होगा? एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग आईवीसी। मैंने बताया कि एग्रीकल्चर ही मेन था आईवीसी में। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक, ये सारी क्रॉप्स वो पैदा करते थे, व्हीट, कॉटन, बार्ले, पीस, सीसम, मस्टर्ड और राई। ठीक है। द आउटसाइडर्स ऑफन रिफर्ड टू द कॉटन एज सिंध। जो बाहर के लोग थे वो कॉटन को क्या बोलते थे? कॉटन को सिंध बोलते थे। कॉटन को क्या बोलते थे? सिंध बोलते थे। भाई ये सिंध है, सिंध है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो प्लांट जो कि ओरिजिनेटेड है कहाँ पे? सिंधु वैली में। तो सिंधु वैली में बहुत सारा क्या होता था? कॉटन होता था। और इस कॉटन को जो बाहर के लोग रहते थे वो सिंध बोलते थे। और इसी वजह से द इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो इंक्लूडेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसमें टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा पार्ट था। और मैंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थे? टेक्सटाइल के हब थे। बीड इंडस्ट्री भी थी, बेंगल इंडस्ट्री भी थी और शिप बिल्डिंग थी। जो मैंने पहले ही बता दिया, लोथल क्या था? बंदरगाह था। तो वहां पे शिप बिल्डिंग का भी कार्यक्रम चल रहा था। आगे देखते हैं। द आर्टिसंस इंडस्ट्री वाज आल्सो वेल एस्टेब्लिश्ड। जो कलाकार थे उनकी भी काफ़ी अहमियत थी उस समय। वो भी एक तरह की फुली फली इंडस्ट्री थी। वेयर बाई पॉटरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कल्पचर, सील्स इटीसी वर क्रिएटेड। ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती थी, स्कल्पचर, सील्स, पॉटरी वगैरह। ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर में और अच्छे से डिस्कस होगा, किस तरह की पॉटरी, किस तरह के स्कल्पचर्स और किस तरह की सील्स हमें देखने को मिली हैं किसमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली पीपल स्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद द फॉलोइंग एरिया: अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, सुमेर और दिलमन और ओमान। इंडस वैली के जो लोग थे वो ट्रेड करते थे, सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेड भी वो कर रहे थे उस समय। और किसके साथ करते थे? अफगानिस्तान के साथ। मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय थी। सुमेर की सभ्यता थी जो कि आज का प्रेजेंट डे का बगदाद है। दिलमन था जो कि प्रेजेंट डे का बहरीन है, और ओमान था। इनके साथ हम इंटरनेशनल क्या करते थे? ट्रेड करते थे। Indus Valley people had the knowledge of metals like copper, tin, bronze, gold, silver, and they were also using some semi-precious stone like amethyst, carnelian, and lapis lazuli. Lapis lazuli. तो इंडस वैले के लोगों के पास उस समय तक कापर, टिन, इन सबको पता चल चुका था। गोल्ड, सिल्वर भी पता था इंडस वैली के लोगों को। इस तरह के सारी मेटल्स इंडस वैली के लोग इसके बारे में पता था। इसके अलावा वो सेमी प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन का मतलब वो होता है कि जो स्टोन्स, मतलब जो मेटल्स या स्टोन्स बहुत महंगे नहीं होते, मतलब बहुत महंगे नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, पर उनको यूज किया जाता है सजने संवरने में, आभूषण बनाने में। तो उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको सेमी प्रीसियस स्टोन बोलते हैं। और ये दो सेमी प्रीसियस स्टोन कार्नेलियन और लेपिस लजुली देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी इंडस वैली के लोगों को पता था। ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के बारे में हो गया। अब हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं। आईवीसी के समय हमने क्या क्या देख लिया? हमने आईवीसी में अर्बन प्लानिंग देख लिया। अर्बन प्लानिंग के बाद हमने पॉलिटिक्स कैसी हुआ करती थी, हमने पॉलिटिक्स देख ली। पॉलिटिक्स के बाद हमने क्या देख लिया? पॉलिटिक्स के बाद हमने इकोनॉमिक्स देख लिया। इकोनॉमिक्स के बाद हम इसकी क्या देखते हैं? सोसाइटी देखते हैं। इस तरह से लाइन से हम एक एक पैरामीटर पे हम देखते हैं कि उस समय क्या रहा होगा। आज से कंपेयर कर सकते हैं कि उस समय क्या था, आज क्या है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को इंडस वैली के ज़माने में ले जा करके, और आज के ज़माने को तो हम देख ही रहे हैं, इंडस वैली के ज़माने में चले जाएं और उन दोनों उस जगह को उस तरह से, उस नज़रिए से देखते हैं। और फिर हमें पता चलेगा कि दोनों ही जगहों पे क्या क्या चीज़ें उस समय हुआ करती थी जो आज भी हो रही हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। जब भी आईवीसी की बात आती है हम कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं। तो सोसाइटी क्या थी आईवीसी के समय में? क्या थी कि एज फार एज द इंडस सोसाइटी कंसर्न, द मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट इट वाज अ मैट्रिआर्कल सोसाइटी। आज की सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल है। पर इंडस वैली में क्या थी? मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ऐसा बिलीव करते हैं। एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता, जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने बोला है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी रही होगी। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्या रहा होगा। These historians have cited an example of the mother goddess। किसके बेसिस पे बोला है? मदर गॉडेस की जो मूर्ति है वो बहुत बार मिली है, बहुत सारी जगहों से मिली है। इस बेसिस पे वो बोलते हैं कि मैट्रियार्कल सोसाइटी रही होगी। विच द मोस्ट एबंडेंट इमेज फाउंड फ्रॉम ऑल द इंडस टाउन्स। मैंने पहले ही बताया कि सारे इंडस टाउन्स में जो मोस्ट एबंडेंट जो जो इमेज है वो कौन सी है? वो मदर गॉडेस की है। और इसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि सोसाइटी मैट्रियार्कल रही होगी। आगे देखते हैं।
Looking at the towns of Indus Valley, it seems that though the income inequality was there, society was not discriminatory in nature. मतलब इनकम इनइक्वालिटी तो हर जमाने में रही होगी, उस समय भी थी भाई। कोई ज्यादा पैसे कमाएगा, कोई कम पैसे कमाएगा, ये तो हमेशा से होना ही है। सब एक समान कैसे हो सकते हैं? कुछ भी एक समान नहीं हो सकता। तो इनइक्वालिटी तो थी ही थी, तो पैसे में भी इनइक्वालिटी थी। पर सोसाइटी इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी नहीं थी। मतलब इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करती थी, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था सोसाइटी में। इवन आज तो आज भी होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उसको अलग ही देते हैं। आप कभी किसी फंक्शन में जाओ, आप देखोगे क्या, जो जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं या ओहदा जिसके पास ज़्यादा होता है, उसकी सीट्स अलग होती हैं। जो जो उतने पैसे जिनके पास नहीं होते या जितना ओहदा नहीं होता, उनकी सीट्स अलग होती हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ही है जो आपको दिख रहा है, पर है तो है। अ, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था उस समय की सोसाइटी में, इंडस वैली में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट सीम्स दैट सोसाइटी वाज ओपन एंड देयर वाज मोबिलाइजेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी बहुत ओपन थी और आपस में क्या था, घूमने घूमने का बहुत शौक था, घूमने चलने का, मतलब सारी चीज़ें उस समय थी, बहुत ओपन सोसाइटी हुआ करते थे। इंडस वैली पीपल वर क्वाइट अवेयर अबाउट देयर एस्थेटिक लुक। देख रहे हो, मतलब वो दिखते कैसे हैं उस पे भी बहुत ध्यान देते थे। मतलब उनका शरीर कैसे दिखता है, वो कैसे दिखते हैं, किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह के जेवर पहन रहे हैं, किस तरह सा उनका पूरा का पूरा ओवरऑल कैरेक्टर, मतलब पूरा का पूरा जो शरीर है वो दिखाई कैसे दे रहा है। इस पे भी इंडस वैली के लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते थे, इस अवेयरनेस दिखाते थे इसको भी लेकर के। दे यूज्ड अ वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस। उस समय भी वो हार यूज किया करते थे, नेकलेस पहनते थे, वेस्ट बैंड पहनते थे, बैंगल्स, बैंगल की पूरी इंडस्ट्री ही है, आपने देखा। फिंगर रिंग्स, ये सब चीज़ें पहनते थे, फिंगर रिंग, अंगूठियाँ पहनते थे, कड़े पहना करते थे, चूड़ियाँ मतलब बैंगल्स, वही कड़े पहना करते थे, वेस्ट बैंड पहनते थे, नेकलेस पहनते थे। तो ये काफ़ी एडवांस्ड एक तरह से साजने संवरने का बहुत शौक रहा होगा। दे वर आल्सो अवेयर अबाउट सोप। आप देख रहे हो, साबुन भी उन्हें पता था, लिपस्टिक भी उन्हें पता थी, काजल भी उन्हें पता था, सिंदूर भी उन्हें पता था। सोप, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें पता होना इस बात की ओर इंगित करता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा सजने संवरने में भी विश्वास रखते थे और सजते संवरते रहे होंगे। मेकअप का कॉन्सेप्ट तब था और आज भी है, क्योंकि लिपस्टिक, काजल, सिंदूर मेकअप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था और आज भी है। ठीक है। दे यूज टिंचर फॉर हीलिंग द वाउंड। अब ये बोलोगे टिंचर क्या? टिंचर एक तरह का लिक्विड होता है जो प्लांट से मिलता है, प्लांट और एनिमल से एक तरह का लिक्विड होता है, मिलता है, जिसको हम टिंचर बोल देते हैं। इसको यूज करते थे वो हीलिंग द वाउंड। आज भी आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे पेड़ पौधों से हम जड़ी बूटियां निकालते हैं ना, तो वैसे ही पौधों से एक तरह का लिक्विड वो निकालते थे जो उन्हें पता था, जिसको टिंचर बोलते थे। उसको लेकर के वो क्या करते थे, जो घाव वगैरह होते थे वो क्या करते थे, सही करते थे। तो एक तरह से मेडिकेशन टाइप का, मेडिकल, जो आज तो मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस समय मेडिकल में यही था कि किसी को घाव लग गया तो क्या कर लो भाई, ये देखो टिंचर है, लगा लो। ठीक है। देन है रिलीजियस प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग आईवीसी। किसी भी समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस इरा के लोग किस तरह के रिलीजन्स, किस तरह की मान्यताएं, किस तरह की कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो रिलीजन से बहुत कुछ बनता है एक समाज में। तो उस समय की किस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो हम देखते हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जाम्पल्स इज पशुपति सील। तो पशुपति सील आप गूगल पे सर्च करो, पशुपति सील आपको दिखेगा। तो जो पशुपति सील था वो क्या था, उसमें प्रोटोसिवा की क्या थी, झलक थी। तो प्रोटोसिवा की क्या थी, झलक थी। और हैज बीन डिपिक्टेड अलॉन्ग विद मेनी एनिमल्स। और जो प्रोटोसिवा थे वो क्या थे, जानवरों के साथ, बहुत सारे जानवरों के साथ दिखाई पड़ते हैं उस सील में। इन वन अदर सील, एक और सील थी जिसमें पीपल की लीफ दिखाई दी है, वॉज डिटेक्टेड विद इंडिकेट्स नेचर वर्शिप। मतलब एक और सील में, मतलब सील्स मिली हैं, एक सील में क्या है, पशुपति नाथ है। तो वहां से पता चलता है कि प्रोटोसिवा आदि शिवा की पूजन रहा होगा। मतलब आदि शिवा को लोग पूजते रहे होंगे, और वो भी जानवरों के साथ आदि शिवा की फोटो है सील पे। एक दूसरी सील मिलती है जिसमें क्या है, पीपल का वृक्ष बना हुआ है। तो ऐसा बोलते हैं कि नेचर की भी वर्शिप
कर रहे होंगे लोग, क्योंकि सील पे ले जा करके इतना बड़ा स्थान देना एक पीपल के पौधों को, पेड़ को, तो दिखाता है कि वो नेचर की भी वर्शिप किया करते थे। द मोस्ट एबंडेंट रिलीजियस इमेज इन इंडस टाउन वाज द स्कल्पचर ऑफ द मदर गॉडेस। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मदर गॉडेस जो बल्क में, जो सबसे ज़्यादा हर जगह जो पिक्चर मिली है, जो स्कल्पचर मिला है, वो किसका मिला है? वो मदर गॉडेस का मिला है। मोर ओवर सैमनिज्म वाज आल्सो प्रैक्टिस्ड वेयर बाय इंडस पीपल यूज्ड एमुलेट्स टू वार्ड ऑफ इविल। सैमनिज्म का मतलब है जादू टोना, झाड़ फूक, जादू टोना। तो जादू टोना, झाड़ फूक, जादू टोना उस समय भी था, और जादू टोना उस समय भी मानते थे लोग, जादू टोना। और जादू टोना से बचने के लिए वो क्या करते थे इंडस वैली के पीपल? वो अमुलेट्स धारण करते थे। एक तरह का होता ना कि ये लॉकेट ले लो, ये लॉकेट ले लो, इसको गले में पहन लो तो अ, बुरी आत्माएं तुम्हारा पीछा नहीं करेंगी। तो कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट था उस समय। ठीक है, एक लास्ट है बरियल प्रैक्टिसेस, इसके साथ खत्म हो जाएगा आपका आईवीसी। फिर हम एक और देखेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब इतनी एडवांस्ड, इतनी अ, सभ्यता, इतनी अच्छी एडवांस्ड सिविलाइजेशन आखिरकार इंडिया से पूरी तरह से गायब हो गई। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? बरियल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग आईवीसी, तो जलाते क्या थे? जलाते थे, मतलब किस तरह से जब इंसान मर जाता है तो फिर उसका क्या होता है? या तो जलाते हैं या दफनाते हैं। तो आईवीसी के लोग क्या करते थे? जलाते थे, दफनाते थे, या क्या कुछ और करते थे? तो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द बरियल प्रैक्टिसेस। मरने के बाद जो कुछ भी वो करते थे उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी आईवीसी में। दे फॉलोड फ्रैक्शनल बरियल, थोड़ा सा पार्ट जला देते थे और बाकी पार्ट दफना देते थे। पॉट बरियल, फुल क्रीमेशन, पूरी तरह से जला देते थे। डबल बरियल, ये सारे जो हैं चीज़ें हुआ करती थी उस समय बरियल प्रैक्टिसेस में। तो ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि यही फॉलो करते थे, वो अलग अलग तरह से अपने हिसाब से देख लेते थे। एट मेनी प्लेसेस द डेली ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय द पर्सन वर आल्सो बरीड विद हिम, ये भी देखा गया है। इवन बहुत साल पहले बाद तक भी लोगों ने क्या किया, इंसानों के साथ उनके जो सामान होते थे वो भी ले जा करके क्या कर देते थे, एक साथ ही उन्हीं के साथ बरी कर देते थे, उन्हीं के साथ दफना देते थे। तो एट मेनी प्लेसेस द डेली ऑब्जेक्ट्स यूज्ड द पर्सन वर आल्सो बरीड विद हिम। It seems that Indus Valley people had believed other worldly things, and they must have thought that the dead person will be using these all articles of other places. मे भी हो सकता है कि इंडस वैली के जो लोग थे उनको दूसरे जन्म में या किसी स्वर्ग नरक इत्यादि के बारे में कुछ विश्वास इस तरह से रहा होगा, जो अपने तरीके से वो लोग विश्वास कर रहे होंगे कि ये इंसान यहाँ पे तो चला गया, हो सकता है ये किसी और लोक में या किसी और जगह पे वहाँ पे जाके जिंदा हो, या हो सकता है इन सामानों का वहाँ पे उपयोग करो जो यहाँ पे वो यूज कर रहा था, इसलिए उन सामानों के साथ ही उस इंसान को दफना देते थे वो लोग। और मृत्यु का कॉन्सेप्ट तो हमेशा से नया रहा है, मतलब डेथ एक मिस्ट्री है जो आज तक भी मिस्ट्री बनी हुई है। मतलब हर काल में, हर समय में लोगों ने इस पे विचार कर करके इसको समझने की कोशिश करी है। बहुत सारी चीज़ें समझी जा सकी हैं, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझी जा सकी। तो आप सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद आज भी लोगों को डेथ समझना एक 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 बहुत टफ काम होता है, डेथ को समझना। और तब के लोगों को क्या पता कि डेथ में क्या क्या हो रहा है, आखिर मर कैसे गया इंसान। तो वो क्या करते थे, दफना देते थे उसी के साथ। नेक्स्ट ये हमारा हो गया, सारी की सारी हमने देख ली कि क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी इंडस वैली में। अब हम डिक्लाइन देखेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई 800 साल में, 600 साल में। मतलब 800 साल में ऐसा क्या हुआ? 800 साल में पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। 7-8 पीढ़ियां ही रह पाई होंगी, या 10 पीढ़ियां मान लो, क्योंकि उस समय 100 साल के नहीं रहे होंगे, तो अगर 50 की एज के रहे होंगे तब भी मुश्किल से 18 से 20 पीढ़ियों ही रही होंगी। उसके बाद खत्म हो गई पूरी की पूरी सभ्यता। इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म होना, इट्स नॉट अ मतलब स्मॉल थिंग। डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, देयर वाज अ डिविजनरी डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। मतलब आईवीसी खत्म हुआ, इसमें भी हिस्टोरियन आपस में झगड़ा कर लेते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या हुआ होगा। सम हिस्टोरियंस क्लेम दैट द आर्यन इन्वेजन वाज द पॉसिबल रीजन। कुछ लोग बोलते हैं कि जो आर्यंस आए, उन्होंने जो आक्रमण किया उसकी वजह से पूरी से पूरी तरह खत्म हो गए। पर मुझे भी नहीं लगता कि ऐसे हुआ होगा, क्योंकि सब के सब कैसे खत्म हो सकते हैं। और अगर वो आए होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारा कल्चर वो लेके भी जाएंगे, पर ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती। तो ये क्लेम कि आर्यन की इन्वेजन से हो गया, ऐसा मैं भी नहीं मानता, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं खत्म हो गए। बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली, बट दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ये मैं खुद रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है।
तो कुछ थ्योरीज जो मानते हैं लोग वो ये है कि एज पर द साइंटिफिक एविडेंस इट इज कंफर्म दैट डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली हैपेंड ड्यू टू इंडेंटेशन एंड फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। सिंधु घाटी के नदी के किनारे था, सिंधु में जब भी बाढ़ वगैरह आई उसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हुई, ऐसा 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 साइंटिफिक एविडेंस में मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं। और आपको पता है मोहनजोदाड़ो जो फिल्म है उसमें भी अगर आप देखोगे तो इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है कि पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हुई किसकी वजह से, फ्लड की वजह से बाढ़ आई और पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। और मैक्सिमम लोग इसी में विश्वास करते हैं। बाई 1800 BC IBC completely disappeared from the Indian continent। मैंने पहले बताया 1800 BC तक कुछ अता पता ही नहीं था, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का खत्म हो गई, जो हमने बाद में खोद के निकाली। हमने नहीं निकाली, वो जो जे एच मार्शल ने दिया था साहनी और बनर्जी सर को, तो उन्होंने पूरी की पूरी साइट अभी खोज के निकाल दी। भाई साहब ये देख लो, ये था हमारा कुछ पूर्वजों का खेल करके गए थे यहाँ पे, ये देख लो। ठीक है, तो इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चैल्कोलिथिक एज के बारे में, जो बहुत पुरानी थी, पर हम एक मोटा मोटी मानते हैं कि 1800 से 1500 बीसी में ये भी एज रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, चैल्कोलिथिक का मतलब क्या है, ये देखो। चैल्कोलिथिक का मतलब है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चैल्को। चैल्को का मतलब होता है कापर एंड लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो ये जो कापर की कांस्य युगीन एक तरह से बोल सकते हो कि मतलब कापर के युग में जो सभ्यता थी, जब से कापर हमें मिला मेटल, तो उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई थी उसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। और चैल्कोलिथिक में बहुत कुछ ऐसा पढ़ने को नहीं है। द चैल्कोलिथिक कल्चर सिग्निफाइज यूजेस असेस ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल साइमल्टेनियसली। कॉपर और स्टोन दोनों को मिला करके हम यूज करते थे, इसलिए इसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, तो दिस प्रैक्टिस बिगन इन द न्यूलिथिक फेज ओनली। ये चीज न्यूलिथिक फेज में भी करते थे, लेकिन इसका जो डोमिनेंट फेज था वो था ये वाला 1800 से 1500 बीसी वाला। In between 1815 से BC, the livelihood of Chalcolithic people was dependent on agriculture activity, animal husbandry, fishing। तो ये मैंने पहले भी बताया है कुछ समय। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग, ये बहुत सालों तक अगर आपने देखो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और कृषि, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन और फिशिंग। ये फिशिंग तो वहां पे होगी ना जहाँ पे पानी होगा, जैसे अगर आप कोस्टल एरिया में हो तो वहाँ पे फिशिंग, और अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं हो तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन। कोस्टल में हो तो आप फिशिंग। ये बहुत सालों तक हुआ है अगर आप देखो तो ये काफी ज़्यादा सालों तक ये चीज़ चलती रही, कृषि पशुपालन। इवन आज भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमारी हम हमारे कमाने खाने का जो घरों में जरिया था, वो बहुत सालों तक कृषि और पशुपालन था। आईटी इंडस्ट्री में तो हम आज आ गए, आज हमारे पास बहुत सारा हम प्रोफेशनल बन चुके हैं, पर बहुत सालों तक कृषि और पशुपालन पे हम निर्भर थे। दे आल्सो प्रोड्यूस टेक्सटाइल एंड सम अदर मेटल क्राफ्ट। उन्होंने क्या किया, टेक्सटाइल तो बनाया ही, टेक्सटाइल तो हर समय से बनना स्टार्ट हो गया था, एंड अदर मेटल क्राफ्ट। और अलग अलग तरह के जो और भी, जब कापर आ गया, मेटल आ गया, तो मेटल के सामान भी बनने ही लगे, तो वो सभी चीज़ें भी बनाई इन्होंने। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन दिस फेज वाज यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑफ डेड बरियल। चैल्कोलिथिक में जो डेड बरियल था वो यूनिफॉर्म था, उसमें अलग अलग तरीके से नहीं करते थे। एंड मोर दे आल्सो फॉलोड डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वाइल वरिंग। जब और वो जलाते थे तो वो क्या करते थे, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते थे, मरने के बाद जलाने का एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते थे, दफनाने का एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते थे, और वो था नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो नॉर्थ साउथ इस तरह से वो क्या करते थे, बरीड करते थे, दफनाते थे क्या, बॉडी को। तो चैल्कोलिथिक इस तरह से खत्म होता है। मेनली था हमारा क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने आज फिनिश किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस में चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा स्टोन एज फिनिश हो गया, हमारा इंडस वैली फिनिश हो गया, और हमने पहले ही क्रोनोलॉजी बता दिया है कि किस ऑर्डर में हम चल रहे हैं, तो वो आप ये सारी वीडियो देख लो आप। अ, अब क्या होगा, आईबीसी खत्म होने के बाद पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आर्यंस का आना। अब आर्यंस कौन थे, क्यों आए, क्या पर्पस था उनका आने का, और क्या मिला उन्हें उन्हें यहाँ आकर के, और कौन थे ये आर्यंस, मतलब कौन थे आखिर, कहीं हम आर्यन तो नहीं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवेंट ऑफ आर्यंस, और वहाँ पे आपकी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी,
इवन ये कह सकते हो कि वैदिक पीरियड चलेगा, और वैदिक पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वेद आए और फिर किस तरह से आज भी उसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे दिखता है। आज भी वो कास्ट सिस्टम दिखता है हमारी सोसाइटी पे। वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो भी दिखती है। वो जो उपनिषद वो जो वेद लिखे गए उनका जो प्रभाव है वो आज भी है। जो ब्राह्मण जो वर्चस्व था, ब्राह्मण का, प्रिस्टली क्लास का जो वर्चस्व था वो आज भी है। तो वो सारी चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और आर्यन थे कौन और कहाँ से आए इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर्स ख़त्म करें जिससे आपको इजी हो प्रिपरेशन में। ठीक है। और एक क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर करो। एक क्वेश्चन का आंसर करो कि आपको क्या लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे फिनिश हुई होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे फिनिश हुई होगी। और जो भी मोहनजोदड़ो देख रहा है इसके बाद मूवी, आप कमेंट में बताओ कैसी लगी आपको ये मूवी मोहनजोदड़ो। जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। जो यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेक्शन सब बताया है वो उस फिल्म में भी दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और रिलेट कर लो आप, आपको काफ़ी इजी होगा इसको समझने में, याद करने में, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आने हैं। और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ये मैटर नहीं करता कि आपको क्या चीज़ें पता है। आपको 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से 3 हटा करके एक जो सही है वो आपको लगाना होता है। तो अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा है तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं तो ये देखा है, कहीं ना कहीं ये तो पढ़ा है, तो आंसर ये होगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो अगर आपने एक बार भी कहीं देखा पढ़ा है उस चीज़ के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पोर्सन है। जैसे 3-4 पोर्सन मैं अभी बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एंशियंट हिस्ट्री, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है जब भी हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। ठीक है। ओके। तो आप कमेंट में बताओ कि कैसी लगी आपको ये मूवी। ओके। बाय।